का पानी खत्म हो चुका है। प्रॉब्लम इतना सीरियस है कि लोग बंगलुरु छोड़ तक जा रहे हैं। ग्राउंड वाटर जो पहले 100 फीट खोदने पर मिल जाता था, अब वो 1800 फीट भी खोद देने पर नहीं मिल रहा। बंगलुरु की कहानी पूरे देश के लिए एक वार्निंग है। अगर हमने इसको टैकल नहीं किया तो पूरे देश का भविष्य खतरे में होगा। यह टॉपिक बहुत सीरियस है। हमारे पास आज पानी है, पर इसकी गारंटी नहीं है कि कल भी हमारे पास पानी होगा। हो सकता है कि कुछ दिनों में वाटर सप्लाई कट कर दी जाए और हमें वाटर कट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए पहले हम लोग स्थिति की गंभीरता को समझते हैं कि आखिर मसला है क्या। बेंगलुरु एक सिलिकॉन सिटी है जो कि स्टार्टअप और आईटी हब है। 2024 के शुरुआत में ही खबर आने लगी थी कि बेंगलुरु के कई जगह पानी की दिक्कतें आने लगी हैं। प्रॉब्लम यह है कि बेंगलुरु का वाटर सप्लाई काफी ब्रोकन है। बेंगलुरु का 70% पानी कावेरी नदी से आता है और बाकी का 30% ग्राउंड वाटर से। तो यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ग्राउंड से पानी निकल तो रहा है, पर ग्राउंड में पानी वापस नहीं आ रहा। बेंगलुरु अब बहुत डेवलप हो चुका है। पिछले 20 साल के मुकाबले लगभग 10 गुना बिल्डिंग और सड़कें बना चुकी है और पानी के स्रोत लगभग 80% कम हो गए। आज बेंगलुरु में जो पानी की समस्या आई है वह पूरा का पूरा मैन मेड है, क्योंकि शहर डेवलप करने के लिए बेंगलुरु मास्टर प्लान बनाया गया। प्लान में बिल्डिंग बन, नई सड़कें बनी, आईटी को बढ़ावा देने के लिए आईटी पार्क बने। लैंड तो लिमिटेड है ना। जब कोई शहर डेवलप होता है तो शहर की पॉपुलेशन बढ़ती है और पानी की जरूरतें भी बढ़ती हैं और इसके लिए कोई प्लान नहीं बनाया जाता है। जब कोई बिल्डिंग बनाने का परमिशन मिलती है तो यह नहीं सोचा जाता है कि लोगों को पानी मिलेगा कैसे। बाय लॉ ऑन पेपर कहा गया है कि बेंगलुरु में रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी है, पर ऑन ग्राउंड अगर यह लॉ इम्प्लीमेंट होता तो आज बेंगलुरु में पानी की ऐसी दिक्कतें कभी नहीं आती। अभी भी वक्त है कि अगर सही कदम उठाया जाए तो लोग सस्टेन कर सकते हैं। वाटर शॉर्टेज और वाटर क्राइसिस रोकने के कई तरीके हैं, पर इन तरीकों को इम्प्लीमेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे इंडिया डेवलप हो रहा है, इसके स्वरूप बदल रहे हैं, उसी हिसाब से वाटर नीड और वाटर सप्लाई के तरीके भी बदलने की बहुत भारी मात्रा में जरूरत है। दूसरा और सबसे जरूरी स्रोत है कावेरी नदी। बेंगलुरु का 70% पानी कावेरी नदी से आता है, तो वह मानसून पर काफी डिपेंडेंट होता है। अगर मानसून अच्छे से नहीं होते हैं तो उसका असर डायरेक्ट बेंगलुरु में रहने वाले लोगों पर होगा। बेंगलुरु की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वहाँ के वाटर बॉडीज का अतिक्रमण किया गया है और झीलों को भरकर बिल्डिंग बनाई गई। इसके वजह से न सिर्फ ग्राउंड वाटर पर प्रभाव पड़ा है, पर ज्यादा बारिश होने पर बाढ़ की भी समस्या बनी रहती है। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि अगर कोई प्लान किया गया है, लॉ इम्प्लीमेंट किए गए हैं, फिर भी वहाँ के लोग, वहाँ के जो बिल्डर्स हैं, इस चीज पे ध्यान नहीं देते और इस वजह से आज बेंगलुरु में रहने वालों के लिए बहुत ही कठिन समय आ चुका है कि उन्हें पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही। 2018 में नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में बताया कि उन्होंने भारत में वाटर रिसोर्सेज एपेबिलिटी और वाटर स्कार्सिटी पर एक रिपोर्ट बनाया है और उस रिपोर्ट के पहले पन्ने पर ही बताया कि देश की लगभग आधी आबादी वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में रहती है। हर साल गंदा और असुरक्षित पानी पीने से लगभग 2 लाख लोगों की जानें जाती हैं और इस पानी की कमी की वजह से पाया जाता है कि देश में कितना नुकसान होता है। लगभग जीडीपी का 6% और यह बहुत बड़ा अमाउंट है। कंपैरिजन के लिए आप जान लीजिए कि देश में 2% सरकार हेल्थ केयर पर खर्च करती है और 3.5% एजुकेशन पर। प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे हमारा देश विकसित होगा वैसे वैसे हमें पानी की कमी और ज्यादा महसूस होने लगेगी। अपार्टमेंट बनेंगे तो एक ही जगह पर पानी की जरूरत और बढ़ेगी और उससे भी बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे पास इसके लिए कोई प्लान नहीं है। इस वाटर स्कार्सिटी का बहुत लेवल्स पर इम्पैक्ट होता है, जैसे कि हम खेती कैसे करेंगे, साफ सफाई में दिक्कतें आएंगी, मौसम कैसे बदलेंगे एक्सेट्रा। कई जगह लोगों को साफ पानी नहीं मिलता जिसके कारण उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम होता है।
उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भारी असर पड़ता है। बेंगलोर जैसे शहर में वाटर टैंकर खरीद लेना सबके बस की बात तो है नहीं, और जो खरीद सकते हैं उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये होगी कि उन्हें पानी किस क्वालिटी में मिलेगी। अगर मिल भी जाएगा तो क्या वह पानी पीने लायक होगा? क्या वह पानी पीने से कितनी तरह की बीमारियां फैलेंगे? अगर दिल्ली का ही उदाहरण लिया जाए तो दिल्ली में कई फैक्ट्रियां का वेस्टेज नदियों में बाहर दिया जाता है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दिल्ली वालों पर असर डालता है। फिर वाटर शॉर्टेज का फूड सिक्योरिटी से बहुत बड़ा कनेक्शन है। जैसे कि भारत में चावल और गन्ने की खेती होती है, जिसके लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इन फसलों को उगाया जाता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है, मतलब कि हम अपने कीमती पानी का इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह सारी बातें नीति आयोग में लिखी गई है। सबको पता है कि सरकार पर इसका कोई असर नहीं है और कोई काम नहीं कर रही। अगर कोई पॉलिसी बनती भी है तो वह ऑन ग्राउंड नहीं उतरती, पर इन मुद्दों पर बात भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हम हमारा पानी एक्सपोर्ट करते रहेंगे। जैसे कि भारत में बहुत ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन होता है, हम शुगर का बफर स्टॉक रखते हैं और इसे हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसीलिए नहीं कि यह बहुत प्रॉफिटेबल है, पर इसलिए बहुत ज्यादा स्टॉक होने के कारण प्राइस लो हो जाएगी। डिमांड सप्लाई थ्योरी के हिसाब से हम इतना ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं कि उसे एथेनॉल बना रहे हैं, जबकि भारत की आधी आबादी की पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ग्राउंड वाटर से पूरी होती है और हम उसका भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। इंडिया में आज भी ज्यादातर थर्मल पावर से बिजली बनाई जाती है और थर्मल पावर प्लांट को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। मतलब कि पानी की कमी की वजह से हमें बिजली उत्पादन में भी दिक्कत आएगी। समझिए कि पानी अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचती है, हमारे जितने भी संसाधन है वहां तक सही तरीके से नहीं पहुंचती, तो हमें कितना नुकसान होगा, कितना भारी मुआवजा हम लोग को भरना होगा, ये हमें कोई नहीं बता सकता। सबसे पहले हमें ये सोचना बंद करना होगा कि हमारे पास अनलिमिटेड पानी है और हमारे पास जो पानी अवेलेबल है वो कभी खत्म नहीं होगा। इसे अपने माइंड से बिल्कुल भी आप लोग निकाल दें। नदियां का पानी का स्तर ग्लेशियर मेल्ट होने पर असर करता है। जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तब नदियां की पानी ऊपर आएगा, पर ग्लेशियर भी कब तक मेल्ट होंगे? कभी ना कभी तो यह ग्लेशियर मेल्ट होकर खत्म ही हो जाएंगे। इंडिया में दुनिया का 16% पॉपुलेशन है और 4% से भी कम पानी बचाने का सबसे बेहतर तरीका है उसको बार बार इस्तेमाल करना। ऐसा करने से पानी का डिमांड आधे से भी कम लेवल पर आ जाएगा। जैसे कि हम एसी का पानी फ्लशिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, आरओ का पानी किचन की सफाई और बर्तन धोने में यूज कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन और किचन का पानी पैरों में डाल सकते हैं। आरओ का पानी किचन में यूज करने और फिर वही पानी पैरों में डालने से इससे न सिर्फ आपका बोर वाटर रिचार्ज होगा, इससे फ्लूडिंग भी रुकेगा और ड्रेनेज फेलियर के कारण हर जगह पानी जमने से जो परेशानियां आती हैं वह भी कम होगी। हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि हमारा वाटर लेवल कहां और किस लेवल पर है। जैसे कि एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, सबसे पहले केप टाउन में वाटर लेवल की शॉर्टेज होगी। उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कई स्टेप लिए जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पॉलिसी लेवल पर अर्बन डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज और रियल एस्टेट माफिया सब मिलकर पैसा खाते हैं। टैक्स को भरकर सस्ते दामों पर जमीन बेची जाती है ताकि उस पर नई बिल्डिंग बनाया जा सके। पानियों का टैंकर किसी भी कंडीशन में होता है जिससे हमेशा वाटर लीक होते रहती है। अगर सोचो कि वही दूध या पानी, पेट्रोल का टैंकर जो होता है वह भी उसी तरह लीक होता तो हमें उन चीजों की कीमत पता चलती और पानी का हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे माइंड में ये सेट है कि पानी अनलिमिटेड है, क्योंकि हमें वो अभी अवेलेबल है, उसकी कमी हमें अभी नहीं मिल पाई है। इस वजह से हम लोग माइंड में ये लाते ही नहीं है कि हम पानी को किस तरह से यूज करें, रीयूज करें, ताकि हमें कल के डेट में वो पानी का दिक्कत न सहना पड़े, जो आज बेंगलोर के लोग क्राइसिस में जी रहे हैं।
इंडिया में ग्रे वाटर रिसाइकलिंग पॉलिसी नहीं है। ग्रे वाटर मतलब कि टॉयलेट छोड़कर जितने भी गंदे पानी होते हैं उनको रीयूज करना, ग्रे वाटर को रीयूज करना, कलेक्ट करना और ट्रीट करना और फाइनली रिसाइकिल करना। इस पर नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए और हर स्टेट में अपने अपने स्टेप्स उठाने चाहिए। स्मार्ट सिटीज डेवलप हो रही है, उसमें लेक्स को कंजर्व करनी चाहिए, वेटलैंड्स पर पार्क बनाने चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम डेवलप करना चाहिए, न सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर बट सोसाइटी लेवल पर भी। अल्टीमेटली हमें याद रखना होगी वाटर एक लिमिटेड रिसोर्स है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत में बिना सीजन ही बारिश हो रही है। शॉर्ट टाइम पीरियड में हैवी रेनफॉल हो रहा है जिसके कारण ड्रेनेज फेलियर और फ्लड भी देखने को मिल रहा। इन्हीं वजह से हिमाचल जैसे एरिया में फ्लैश लाइट होता है। हर साल हमारे कई शहरों में फ्लड्स होते हैं। ये एक रियलिटी है। वाटर स्कैर्सिटी एक रियलिटी है और जितनी जल्दी हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे उतना ही जल्दी हम सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे।